किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलों की उन्नत किस्में और फल बाग लगाने का तरीका। ट्यूबवेल और कुओं को रिचार्ज करने का तरीका। जून जुलाई में किसान अपने खेतों में नए फल वृक्षों को लगाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले से ही बाग की रूपरेखा तैयार करनी होती है, जिसमें खेत की तैयारी, रेखांकन, गड्ढे की तैयारी, फलों की किस्मों का चयन प्रमुख है, ताकि वृक्षारोपण के समय कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर फिजा अहमद से। आज का विषय है फल लगाने के लिए उनकी प्रजातियों का चयन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बरसात का मौसम आना है और सभी फलदार वृक्षों को बरसात के मौसम में ही लगाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों को पानी के लिए उतना ज़्यादा प्रबंधन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग मानसून की एक बारिश होने के बाद हम लोग पौधे को लगाना शुरू कर देते हैं। भारत में फलों की खेती माल निर्यात करने के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है। अगर उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान खेती करे, इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। आमतौर अभी ज्यादातर किसान देसी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें आशानुरूप उत्पादन नहीं मिलता है, जबकि आज कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा और रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। फलदार वृक्षों के लिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ की पानी न जमा होता हो। ये बहुत जरूरी है, चाहे आप आम लगाएं, चाहे केला लगाएं, चाहे लीची, चाहे जो भी फलदार वृक्ष लगाएं, वहाँ पे 24 से 48 घंटे से ज़्यादा बारिश की पानी नहीं टिकनी चाहिए। ऐसे ज़मीन का चुनाव करें। मौसम अभी बहुत गर्म है, इस टाइम पे अगर आप अपने उचित दूरी को बनाते हुए गड्ढे की खुदाई करते हैं तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। गड्ढा का जब आप करते हैं, अभी गर्मी में मौसम चल रहा है, गड्ढे आप खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद सारी मट्टियों को, ऊपर वाली मिट्टी को अलग रखिए। 15 से 30 सेंटीमीटर की जो मट्टी ऊपर वाले हैं उसको अलग रखिए और उससे नीचे वाले जो मट्टी हैं उसको अलग रख लीजिए। जो ऊपर वाली मट्टी है उसमें से वो सारी मट्टियाँ, उसके साथ आधा गोबर और सड़ी हुई गोबर और करीब आपको मिल जाता है, कोई वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है, तो उसमें से 1 किलो वर्मी कंपोस्ट भी मिला करके उस गड्ढे को भर दें। इससे क्या होगा कि आपका एक गड्ढा तैयार रहेगा। जैसे बारिश लगाएंगे आप, तैसे ही आप पौधे लगा देंगे तो उसके बढ़वार, जो जड़ का विकास जो बहुत तेज़ी से होता है। और साथ ही साथ हमारे पास नर्सरी पैदा करने के लिए हमारे मापदंड हैं, उस मापदंड को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तब हम किसानों के बीच में अपने पौधे के लेके जाते हैं।
छोटे पौधे जो होते हैं वो अच्छे पौधे होते हैं, क्योंकि तना और जड़ का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। अगर आपने बड़े पौधे ले लिए तो उसका तना बहुत बड़ा होगा लेकिन जड़ कम होगा तो विकास नहीं हो पाता, वो पौधा मरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गड्ढे बनाने के लिए ये फलों के प्रजाति, साथ ही साथ फलों के फल के बारे में जानने के बाद ही आप उसका गड्ढा का तैयारी कर सकते हैं। जैसे आम के फलदार वृक्ष में आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, गुलाब घस, मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है। इसी तरह सामान्य बागवानी के लिए जर्दालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, दशहरी, पहाड़फर, सिंदुरिया, रत्ना, मंजीरा, सबरी, राजेंद्र राम सिंधु आदि को लगा सकते हैं। जैसे हम आप जर्दालू लगाते हैं या चाहे मालदा लगाते हैं, ये विशाल वृक्ष होते हैं। इसके लिए जो उचित दूरी तय की गई है वो 10 मीटर से 10 मीटर होना चाहिए इसके लिए। और जैसे आप गुलाब खास लगाना चाहते हैं तो आप 6 मीटर पे लगा सकते हैं। 6 मीटर गुलाब खास के लिए काफ़ी है। अगर आप बौनी किस्म के पौधे लगाते हैं जैसे आम्रपाली हमारा है, मलिका है। बिहार में लीची की बात करें, इसके किस्मों को परिपक्व अवस्था के आधार पर बांटा गया है। जैसे मई माह के प्रथम पक्ष में पकने वाली किस्में हैं देसी, अरली, बेदाना। मई माह के दूसरे पक्ष में पकने वाली किस्में हैं शाही रोज, सेंटेड और पूर्वी। इसी तरह मई माह के अंत में पकने वाली किस्में हैं चाइना, कस्बा, मंदराजी, लेट बेदाना आदि। आप इनके गुणों के आधार पर किस्मों का चयन कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि जहाँ पे पहले से लीची हो रहा है वहाँ की थोड़ी मिट्टी जरूर ला करके अपने नए स्थापना वाले बाग में जरूर डालें। वो डालने से वहाँ माइकोराजा इस्टेब्लिश हो जाएगा और इस्टेब्लिश के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व है उपलब्ध है वो पौधों को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद हमारा है केले का। केला एक बहुत बड़ी फसल है और आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है हमारे बिहार के लिए। इसमें हम देख रहे हैं कि जो केले में लोग लगा रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानकारी नहीं है केले के पौधे को किस तरह लगाने, जिसके लिए किसान जो है केले के रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं और पौधे से उनको आमदनी नहीं मिल पाती है। खेत में उस कंद को लगाने से पहले आप उसको जो है बेवस्टीन से उपचारित कर लें। ये उपचारण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप पनामा विल्ट से बच सकें। इसके लिए आपको क्या कीजिए कि 2 से 3 ग्राम बेवस्टीन 1 लीटर पानी में घोल करके उसको किसी टब में डाल दें। जैसे 50 लीटर का टब है तो 100 ग्राम आप उसमें बेवस्टीन डाल दें और जो कंद अपने दूसरे भाई किसान से लाए हैं उसको डुबा दें और डुबाने के बाद 5 मिनट उसमें छोड़ दें। फिर उसको निकाल करके सूखे जगह पे फैला दें। दूसरी चीज़ है, जब इसके पौधे लगाने की जो दूरी है केले की, अगर आप सघन में लगाना चाहते हैं तो 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, 1.5 पंक्ति से पंक्ति दूरी अगर आप लगाएंगे तो इसमें 4000 से 4500 तक के पौधे आपको लगाने होंगे। उसके बाद अमरूद भी हमारे लगाने का सीजन आ जाएगा तो अमरूद में हमारे पास इलाहाबाद सफ़ेदा बड़ी प्रचुर मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आप यहाँ से ले जा सकते हैं, जिसमें L49 भी है जिसको सरदार गोवा भी कहते हैं। हमारे पास पंत प्रभात भी है और BNR गोवा भी है जो जाड़े के दिन में आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में 100 रुपये 100-150 रुपये किलो वाला पौधा मिलता है। वो भी पौधा हम लोगों ने मंगवा लिया है और वो भी पौधों की हम लोग यहाँ बना रहे हैं, तो किसान यहाँ से भी ले जा सकते हैं। गड्ढे का भी तैयारी उसी तरह से करना है। अगर आपको इलाहाबाद सफ़ेदा लगाना है तो 5 से 6 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। अगर 5 से मीटर दूरी लगाएंगे तो 25 करीब आपको 25 क्या कहते हैं कि 2500 पौधे लग जाएंगे। आप उसको लगाएं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता तक होते ही दम तोड़ने लगता है। वर्तमान में भी कई जगह जल स्रोत सिमट गए हैं। स्थिति ये है कि कई जगह नदी नाले सूख गए तो कुछ जगह पानी अंतिम दौर में चल रहा है और पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इसका हल बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जमीन में उतारना है। अगर ट्यूबवेल की बात करें तो सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर आप ट्यूबवेल का जलस्तर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियर डॉक्टर अल्पना दुबे से।
नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपकी खेतीबाड़ी में बहुत ही उपयोग होने वाला है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है जून और जुलाई का, वो ये जो समय है, ये इस समय अधिकतर किसान भाई होंगे उनके ट्यूबवेल पानी देना कम कर चुके होंगे, या फिर दे भी रहे होंगे तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। उसका रीज़न है कि जो भी भूमिगत जल है उनका धीरे धीरे करके जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। भूमिगत जल स्तर के कम होने की वजह से उसमें पीएच की वैल्यू बहुत बढ़ती है, टीडीएस बढ़ता है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे सीड के जर्मिनेशन में। और उसके कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए, हम अपने स्तर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूबवेल को कैसे रिचार्ज करना है। तो हम एक बिल्कुल सिंपल जो सरल तरीका है उस पर चर्चा करेंगे। आपका जो भी ट्यूबवेल है उसके आसपास आप 3x3 या 3x3 फीट का लंबा और चौड़ा एक गड्ढा बनाएंगे और 1 मीटर गहराई रखेंगे उसकी। ये बनाने के बाद ये ध्यान रहेगा कि गड्ढा 1 मीटर या 1.5 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो। इसकी लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 मीटर से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेकिन गहराई 1 मीटर 1.5 मीटर तक ही होगी। जब आप एक गड्ढा करेंगे आपको आपकी केसिन, जो ट्यूबवेल में आपने ऊपर केसिन लगाई है, वो आपको दिखेगा। आपको उसके बाद उस केसिन में छेद करना है। छेद जो होगा लंबाई में भी हो सकता है और गोलाई में भी छेद होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उसको लंबाई में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा छेद करिए। ये आपको किसी भी मशीन के थ्रू या किसी भी औजार के थ्रू कर सकते हैं। 1 mm या 2 mm का ही छेद इसमें रखना है। इसके बाद आप स्टेप है उसमें आपको उस केसिन को या तो प्लास्टिक नेट से या फिर नारियल की आपको सुतली या जो भी आपके पास उस समय पर उपलब्ध हो, आप उससे उसको पूरे चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दीजिए। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। एक ट्यूबवेल को 2 से 3 किसान भाई यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि तीनों चारों खेत का पानी मेड़ की सहायता से आप उस गड्ढे में लेकर आएं और उसको भूमिगत जल में मिलाएं। इसमें अगर आप और थोड़ा सा समय दे पाएं, आप अगर और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर पाएं तो कोशिश करिए तो एक गड्ढा ना बना के 2 गड्ढा बनाएं। जिससे क्या होगा, आपका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी को मिट्टी के अंदर भी समाने में टाइम लगता है और जब बारिश का टाइम होता है पानी कंटिन्यूस आता है और आप उसको एक साथ भूमिगत जल में मिला नहीं सकते। अगर आप इस तरीके से 2 गड्ढे बनाएंगे तो ये सबसे पहले तो उसका पानी का लेवल बढ़ा रहा है। जो आपका पानी अप्रैल मई में ही आपका ट्यूबवेल पानी देना बंद कर दे रहा है, वो आपको पूरे सीजन मिलेगा। आइए कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं।
इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। किसान भाई, अगर आपके पास ट्यूबवेल और कुआं दोनों ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है कि आप उस पर खेती भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आप छोटा सा पॉन्ड बना के या छोटा सा गड्ढा बना के, जो हम वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरीका का पॉन्ड बनाते हैं और टैंक बनाते हैं, उसमें भी अगर आप प्लास्टिक लाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो उसको पर्कुलेशन टैंक बोला जाता है। आप पर्कुलेशन टैंक बनाकर भी अपने भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, ये छोटे छोटे कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकते हैं और अपनी खेती को और भी उन्नत कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। झारखंड सहित बिहार के बहुत से किसान खरीफ में धान की खेती करते हैं और इसके लिए वो धान की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में नर्सरी में सही पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में धान की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखते हुए नर्सरी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार। भाइयों, धान की खेती मुख्यतः जो है वो खरीफ मौसम में की जाती है। धान की खेती जो है खरीफ मौसम में विभिन्न प्रकार के जलवायु में की जाती है, जिसमें पहली है ऊपरी ज़मीन, जिसमें कि छोटे अवधि की किस्में जैसे रिछाड़िया, धनलक्ष्मी, शाहबागी, प्रभात, ये किस्में जो है सो 90 से 100 दिनों की होती है। इसका जो है सो बिचड़ा गिराने का समय जो है 15 जून से जो है सो हम लोग 30 जून तक गिरा सकते हैं। दूसरी जो जलवायु है वो है मध्यम भूमि। इसमें जो है हम लोग जो है सो 15 सेंटीमीटर तक जल जमाव जो है हमेशा लगी रहती है। इसमें जो है सो हम लोग मध्यम अवधि की किस्में, जिसे 120 दिन 25 दिन की किस्में जो हैं, जैसे राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र कस्तूरी, सहभागी, इन प्रभेदों का जो है सो हम लोग चयन कर सकते हैं। ये प्रभेद जो है सो 120 से 25 दिन में जो है सो तैयार हो जाता है। इसकी नर्सरी गिराने के लिए जो है हम लोग जो 1 जून से लेकर 15 जून तक जो है इसको गिरा सकते हैं। तीसरी जलवायु है निचली ज़मीन, जिसमें जो है सो लंबे अवधि की किस्में हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जल जमाव हमेशा बनी रहती है। इसमें जो है से राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा सवन आदि जो लंबे अवधि के प्रभेद हैं, उनका जो है हम लोग चयन कर सकते हैं। इसके नर्सरी गिराने के लिए जो है सो हम लोग को थोड़ा सा आघात गिराना पड़ता है। वो 25 मई से 10 जून तक जो है
हम लोग इसकी नर्सरी गिरा लें और इसको जो है सो 15 जून के आसपास जो है खेत में लगा दें। धान की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करें। बीज के बेहतर अंकुरण के लिए सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी के बीज ही खरीदें। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्मों का चुनाव करें। बीज साफ सुथरा और रोग मुक्त होना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है तो हाइब्रिड किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बासमती किस्मों के लिए 12 से 15 किलोग्राम, SRI पद्धति से खेती करने के लिए 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। क्यारी तैयार होने के बाद बीज को फफूंदनाशक दवा जैसे कैप्टान या थायराम से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए ताकि प्रारंभ में लगने वाली बीमारियों के प्रकोप से पौधे बच सके। बीज को जो है सो अंकुरित करके जो है सो नर्सरी में हम लोग को डालना चाहिए। अंकुरित करने के लिए जो है सर्वप्रथम जो है सो बीज को जो है हम लोग पानी में जो है सो फुला दें। फुलाने के बाद जो हम लोग का जो बीज होगा उसके बाद उसमें जो खखरी बीज होगा वो पानी के ऊपर आ जाएगा, उसको छान के हटा दें। उसके बाद जो है सो हम लोग बीज को जो 48 घंटे जो है सो जूट के बैग में जो है सो बंद करके रखें, जिससे क्या होता है कि बीज मेरा अंकुरित हो जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है हम लोग जो है सो मिट्टी प्लट हल से जो है सो खेत को जो है सो अच्छी तरह से जुतवा लें। उसके बाद उसमें जो है सो 1 से 2 चास कल्टीवेटर करवा के और पाटा लगवा के मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें। उसके बाद उसमें जो है सो हम लोग रोटावेटर से जो है सो उसको ले बनवा लें। उसके अलावा किसान भाइयों जैसे नर्सरी तैयार करने की बात करें तो जैसे कि अभी वर्षा की संभावना थोड़ी कम है, तो उसमें जो है किसान भाइयों जैसे उचली ज़मीन पे जैसे सूखी खेत में जैसे नर्सरी तैयार करते हैं वो ना करके हम लोग जो है सो निचली ज़मीन है उसमें जो है कदवा करके जो है सो पानी का लेह बना के 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हमेशा जहाँ लगी रहती है वहाँ पानी का लेह बना के जो है सो हम लोग जो है सो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वेट बेड विधि या गीली विधि, इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नर्सरी तैयार करने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत की 2-3 जुताई कर ले। इसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची और 45 सेंटीमीटर लंबी की क्यारियां बनाएं। बिजाई से पहले 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.4 किलोग्राम फास्फोरस, 0.5 किलोग्राम पोटाश डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 1 मीटर जगह में 50 से 70 ग्राम सूखे बीजों की बुआई करें। पहले कुछ दिनों तक क्यारियों को सिर्फ नम रखें। जब पौध 2 सेंटीमीटर की हो जाए तब क्यारियों में पानी भर दें। 20 से 25 दिनों बाद जब पौध में 4 पत्तियां आ जाए तब तैयार खेत में रुपाई करें। इस विधि में बीज की कम मात्रा लगती है, वहीं रुपाई के लिए पौधों को निकालना आसान होता है। ड्राई बेड विधि यानी सूखी विधि, नर्सरी के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो इस विधि से नर्सरी लगा सकते हैं। इसके लिए समतल या ढलान वाली जगह का चयन करें। सबसे पहले 2-3 जुताई के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी को बारीक कर लें। फिर समतल क्यारियों में बीजों की बुआई करें। इस विधि में बिजाई के बाद बीजों को घास की मदद से ढका जाता है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहती है और पक्षी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्याप्त नमी के लिए क्यारियों में पानी का छिड़काव करते रहें। बता दें, ड्राई बेड विधि में बीज तेजी से उगता है और 25 दिनों बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि से तैयार पौधे प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद वो जो 2 से 3 सेंटीमीटर पानी की सतह है उस पर जो है बीज को छिड़काव विधि से छिटक दें। छिटकने के बाद जो है सो हम लोग को ध्यान देना ये है कि जो 1 से 2 दिन तक जो है उसमें पानी जो है सो खेत में लगी रहनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जलपुरा, जिला अरवल के अजय कुमार ने। आपने बांस की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो आज हम लोग जानेंगे कि बांस की खेती कैसे करें और उनसे क्या क्या फायदे उठाएं हम लोग अपने जमीन पे उसकी खेती करके। ये जो है बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके उपयोग को देखते हुए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं।
इसे पुअर मैन टिम्बर भी कहते हैं और बहुत जगह पे इसको बड़ा भाई के बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसके करीब दस्तावेज में तकरीबन 500 से ज़्यादा उपयोग है और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे और ही ज़्यादा इनके उपयोग सामने आ रहे हैं। तो अभी पूरे विश्व में करीब मतलब 1250 प्रजातियां बांस की है, जबकि हमारे अपने भारत में 136 प्रजातियां हैं। और इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा जो सारी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वो इसमें बहुत समृद्ध हैं। वहाँ पे चूँकि वहाँ की जलवायु यहाँ की बहुत वहाँ मतलब बांस के बहुत अनुकूल है। हालांकि हमारा झारखंड भी जो है बांस के मामले में बहुत समृद्ध है और यहाँ पे नेशनल बम्बू मिशन के प्रयास से उनके तहत यहाँ पे बहुत से किसानों की ज़मीन पे और कुछ कम्युनिटी लैंड पे भी बांस की खेती हो रही है। बांस एक ऐसा पौधा जिसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में बांस की 136 किस्मों को उगाया जा रहा है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बाल्कोआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा पलिडा, बम्बूसा नूतन, डेंड्रोकलामस सख्त आदि प्रमुख हैं। तो इसमें अगर मैं एक बांस मतलब की बात करूं जो कि सबसे सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है बम्बूसा बाल्कोआ। ये बहुत ही उपयोगी है। इसका जो दीवार होता है मतलब वाल बल्कि बहुत मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आपको बहुत काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं बांस की खेती के लिए पहले कि कहाँ पे लगाया जाए, बांस की खेती कहाँ करें। देखिए अब तो बांस की खेती जहाँ पानी नहीं जमता है वहाँ छोड़ के आप कहीं भी कर लीजिए बांस की खेती। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।